हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब कक्षा 9 के अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड दो बैलों की कथा नामक प्रकरण को पढ़ेंगे, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने काव्य खंड को पढ़ा, जिसमें कबीर की साखियाँ और सबद, इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता चल गया कि काव्य खंड में भी अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे कविता है और गीत है, गजल है, चौपाइयाँ हैं, छंद है, दोहे हैं, सोरठा है, साखी है, रमैनी, सबद, ये सभी क्या है? ये सभी काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड की कुछ अलग अलग विधाओं को। ठीक है, देखिए बच्चों, बहुत से बच्चे डरते हैं कि हमने जो आर्ट की पुस्तक में पढ़ी उसमें तो काव्य के बारे में गद्य के बारे में बहुत कम ही लिखा था, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम डरेंगे तो वहीं पर हमारी समझ खत्म हो जाएगी। हमें ये मानकर चलना है कि हमें डरना नहीं है, हमें समझना है। तो आपको हर चीज को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो जब आप डरेंगे नहीं तब आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा एक एक चीज को समझने का, और ये मान के चलिए कि हमें कुछ सीखना है। तो चलिए अब हम गद्य खंड को पढ़ते हैं। और गद्य खंड हमारा क्या है? गद्य खंड को लिखने की विधाएं होती हैं। विधाएं जैसे संस्मरण होते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? यादों से निकाल कर अपनी बातों को लिखना संस्मरण कहलाता है। आलोचना है, किसी चीज की आलोचना करना, वही आलोचना कहलाता है। नाटक है, जिसमें पात्र होते हैं और डायलॉग बोले जाते हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। तो ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। ठीक है, उपन्यास है, जो कि बड़ी नॉवेल्स होती हैं और उनमें से कुछ भाग ही लिए जाते हैं, इसलिए कई विधाएं होती हैं लिखने की भी, इसलिए उन विधाओं को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ते हैं तो ये कौन सी विधा है आपको बताई जाएगी। तो चलिए, क्षितिज खंड का हमारा पहला पाठ है दो बैलों की कथा। ये प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत ही सम्माननीय कवि हैं। तो पहले प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। और प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हुई थी। और प्रेमचंद की जो कहानियां हैं मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्म भूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, तो उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ये पत्रिकाएं हैं। तो जहां इंपॉर्टेंट लगे आप लोग पेंसिल ले लीजिए, और जब हम पढ़ाते हैं तो उस चीज को आप लोग रेखांकित करते चलिए। देखिए, प्रेमचंद जी ने गांव और शहर के परिवेश को देखा है और जिया है। उसी अभिव्यक्ति को अपने कथा साहित्य में वो लिखते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि रचनाओं के इनके मूल विषय हैं। आदि ये जो रचनाएं हैं इनके मूल विषय हैं।
तो प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों की भी बात बताई गई है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख क्या है, विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। देखिए, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। देखा जाए कि इसमें प्रेमचंद ने क्या बताने का प्रयास किया है। देखिए बच्चों, ये कहानी सिर्फ बैलों की कथा तक ही सीमित नहीं है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमें किस तरह से आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया, ठीक है, इससे उसकी तुलना की गई है। तो चलिए सबसे पहले कहानी सुनिए, दो बैलों की कथा। देखिए, जानवरों में गधा को सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जैसे किसी आदमी को अगर हमें मूर्ख बनाना है, मूर्ख जिस आदमी को हम समझते हैं उसको हम गधा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गधा बहुत ही सीधा जानवर होता है। उसको कुछ भी दीजिए वो खा लेता है, कभी वो चिल्लाता नहीं है। और दूसरे नंबर पर बैल आती है। बैल मारती है ना सबको, बैल सबको मारती है। तो बैल को भी सीधा ही माना गया है, लेकिन जब वो उसको जब कोई परेशान करता है तो वो बहुत तेज मारती है, सबको उठा के पटक देती है, ठीक है बच्चों। देखिए, इसमें बताया गया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। इसमें भारतवासियों को गधे की संज्ञा दी गई है कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, और अमेरिकी क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लोग सीधे होते हैं, भारतवासी सीधे होते हैं और 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर भी रखते हैं और जी तोड़ कर मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और कितना भी दुख हो उसको सह लेते हैं और उसके बाद भी बदनाम होते हैं। तो इसलिए जो है इसमें भारतवासियों के बारे में बताया गया है कि उनको कितना परेशान किया जाता है। दूसरे नंबर पर बैल को, गधा के बाद बैल को माना जाता है मूर्ख। तो चलिए अब कहानी देखिए। इस कहानी में झूरी नाम का एक व्यक्ति होता है, वो मालिक होता है दोनों बैलों का, ठीक है। दोनों बैल उसके घर पर रहते हैं और दोनों पछाई जाति के होते हैं, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, और बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में प्रेम हो जाता है, बहुत भयंकर। दोनों एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं और दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे से इशारों में बातचीत भी करते हैं, और जब बहुत खुश होते तो दोनों एक दूसरे से अपने सींगों को मिला लिया करते और आत्मीयता के भाव से दोनों में घनिष्ठता बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब दोनों खेत को जोतने जाते तो दोनों ये सोचते कि मेरे कंधे पर ज़्यादा बोझ हो, दूसरे के कंधे पर नहीं, दोनों इस तरह से सोचते। तो एक बार क्या हुआ कि संयोग की बात है, झूरी ने इन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेजने की बात की। तो बैलों ने सोचा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। तो जब झूरी का जो साला होता है उसका नाम होता है गया, वो आता है और दोनों बैलों को
भगाते भगाते लेकर अपने घर चला जाता है और उन दोनों को अच्छे से खाना पीना भी नहीं देता और दोनों बैल बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले ही दिन दोनों बैलों का नाम होता है हीरा और मोती। अगले ही दिन दोनों बैल वापस झूरी के पास आ जाते हैं और झूरी जब अपने बैलों को देखता है तो बहुत खुश होता है। लेकिन झूरी की जो पत्नी होती है वो बहुत नाराज होती है, कहती है कि अरे ये दोनों फिर से आ गए और उन दोनों को चारा भी नहीं देती और गुस्से में घर में चली जाती है। तो झूरी अपने नौकरों से कहता है कि हीरा और मोती दोनों बैलों को खली मिलाकर चारा दे दो। तो वो दोनों डर के मारे खली नहीं मिलाते और सूखा चारा दे देते हैं और दोनों बैल जो है वो सूखा चारा खाकर रह जाते हैं। और अगले ही दिन क्या होता है, झूरी का साला फिर आता है और दोनों बैलों को लेकर चला जाता है और बहुत वो भी नाराज होता है, उन दोनों को मोटी मोटी रस्सियों में बांध देता है और फिर वही सूखा भूसा डाल देता है और दोनों बैलों को खली चूनी ये सब कुछ भी नहीं देता। ठीक है, तो जब कुछ नहीं देता, सूखा भूसा ही देता है, तो दोनों बैल को लगता है कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। दोनों बैल कुछ खाते भी नहीं, सूखा भूसा जो दिया जाता है उसको नहीं खाते। ठीक है बच्चों, और जब नहीं खाते तो उन दोनों ने ये भी निश्चय किया मिलकर कि अब हम लोग खेत को भी नहीं जोतेंगे। वो लोग खेत जोतने के लिए भी इनकार कर देते हैं। तो क्या होता है, जब खेत नहीं जोतते तो खेत जब वो लोग नहीं जोतते हैं तो जो झूरी का साला होता है वो डंडे लेकर खूब मारता है दोनों बैलों को। तो दोनों बैल क्या करते हैं, हल लेकर भाग जाते हैं और खेत जोतने के जितने भी सामान होते हैं, हल, रस्सी, जुआ, सब टूट टाट के बराबर हो जाता है। गले में जो रस्सियाँ पड़ी होती हैं वो लंबी होती है, इस कारण से वो पकड़ में आ जाती हैं। फिर देखिए क्या होता है, जहाँ पर वो बंधे होते हैं वहाँ पर बगल में एक लड़की भी होती है और उस लड़की की माँ मर चुकी होती है और सौतेली माँ होती है। तो सौतेली माँ उस लड़की को बहुत परेशान करती है। तो वो लड़की क्या करती है, रोज रात में 2 रोटियां लेकर आती है, दोनों बैलों को खिलाती है। 2 रोटी में तो एक रोटी जब दोनों बैल खाते हैं तो उनका पेट तो भर नहीं जाएगा, लेकिन लड़की बड़े ही प्रेम से दोनों बैलों को रोटियां खिलाती हैं। तो बैल उस लड़की से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों बैल एक उपाय सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग रस्सी को रोज थोड़ा थोड़ा सा चबाएं, इससे रस्सी टूट जाएगी और हम लोग भाग निकलेंगे। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में नहीं आ पाती थी। तो अगले दिन जब लड़की ने रोटी लाई तो लड़की ने देखा कि अरे ये सब तो रस्सी को काट रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़की ने रोटियों को खिलाया, इसके बाद रस्सियों को खोला और जब रस्सी खुल गई तो दोनों बैलों से कहा कि भाग जाओ। और दोनों बैल लड़की को देख रहे थे, भागना नहीं चाह रहे थे क्योंकि लड़की भी बहुत परेशान थी। तो इसके बाद लड़की ने शोर मचाया कि जल्दी आओ, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। तो डर के मारे दोनों बैलों को कुछ समझ में नहीं आया और दोनों भाग निकले। भागते भागते इतनी दूर निकल आए कि उन्हें रास्ता भी नहीं पता था। और जब बहुत दूर निकल आए तो दोनों बहुत खुश हुए और वहाँ पर एक खेत की मटर थी, खेत में मटर थी और वहाँ पर उन लोगों ने खूब उसको चरा, खूब मटर खाया और पेट उनका जब भर गया, तब जब वो मस्त होकर उछलने कूदने लगे तभी उन्होंने देखा कि एक सांड आ रहा है। और सांड तो आप सभी जानते हैं कि बहुत तेज़ी से मारता है, लेकिन सांड को 2 लोगों से लड़ने का कोई वो नहीं था। तो सांड ने जब लड़ाई करना शुरू किया तो किसी एक से नहीं, दोनों बैलों ने मिलकर सांड को खूब पीटा। और जब खूब पीटा
तो सांड एकदम कमजोरी उसको पकड़ लिया, ठीक है, और सांड क्या होता है, गिर जाता है जमीन पर। फिर दोनों बैल उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए, फिर सामने मटर का खेत होता है, मोती उसमें घुस जाता है और दोनों मिलकर खूब मटर खाते हैं। हीरा मना करता है लेकिन मोती सुनता नहीं है। तब तक दो आदमी लाठियां लिए आते हैं और उनको घेर लेते हैं, जिसमें मोती तो भाग निकलता है लेकिन हीरा जो होता है वो कीचड़ में फंस जाता है। तो दोनों तो साथी होते हैं, अब एक कैसे भागे, तो वो भी लौट कर आ जाता है। इस प्रकार से दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस क्या होता है, पशुओं की जेल होती है। फिर दोनों जब बंद हो जाते हैं तो कांजी हाउस में देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत अधिक जानवर हैं। कई भैंसें थीं, बकरियाँ थीं, घोड़े, गधे सब थे, जिनके सामने कोई चारा भी नहीं पड़ा हुआ था और कांजी हाउस में जानवरों को कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता था। 24 घंटे में एक बार केवल उन्हें पानी मिलता था। तो जब हीरा और मोती को भूख लगी तो उन लोगों ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। फिर हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। उसने सोचा अब हमें कोई उपाय करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों न इस कच्ची मिट्टी के दीवार को हम लोग तोड़ दें और सारे जानवर भाग जाएंगे। तो हीरा मजबूत था, वो अपने नुकीले सींग से दीवार को तोड़ने की कोशिश किया और जब दीवार वो तोड़ रहा था तो रात में कांजी हाउस का जो चौकीदार होता है वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आया। तो हीरा को दीवार तोड़ते हुए देखा तो उसे डंडे से खूब मारा और मोटी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद क्या होता है, जब हीरा बंध गया तो मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारी, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और दीवार गिर गई। सभी जानवर भाग गए और दो गधे थे वो खड़े थे, वो नहीं भाग रहे थे। तो हीरा मोती ने कहा तुम दोनों भाग क्यों नहीं रहे हो? तो गधों ने कहा कि भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़कर यहीं पर आ जाएंगे। तो दोनों ने उसे भगाया और जब गधे भाग गए तो आधी रात हो चुकी थी। अब हीरा तो बंधा था, उसने मोती से कहा कि तुम भी भाग जाओ। तो मोती ने कहा नहीं, जब खेत में मैं फंसा था तो तुम भी मुझे छोड़कर नहीं भागे थे, आज तुम फंसे हो तो मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा, हम दोनों साथ ही रहेंगे। इसके बाद चौकीदार आता है और खूब खलबली मचती है, दोनों को खूब मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते तक दोनों वहीं पर बंधे रहते हैं और एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, ठठरियाँ उनकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं। तो एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगती है। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो जाते हैं। उसको वहाँ पर जानवरों की नीलामी होती है और ये दोनों बैल तो एकदम मृतक जैसे हो गए थे, इनको कौन खरीदता। तो एक दड़ियल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखा तो दोनों जो बैल थे उनके दिल कांप उठे, क्योंकि वह उन्हें कसाई को बेच रहा था। कसाई किसे कहते हैं, जो जानवरों को काटते हैं। तो हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। मतलब हीरा के घर से हम लोग फालतू में भागे, अब हमारी जान नहीं बचेगी, अब तो हम लोग कट जाएंगे। तो उसके बाद जब बेच दिया मालिक ने तो दोनों बैल को कसाई भगाते हुए ले जा रहा था और इतनी तेज भगा रहा था कि दोनों बैल भागते जा रहे थे और सामने देखे कि बहुत सारे बैल आपस में खूब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इन बैलों ने सोचा कि ये कैसी विडंबना है, आज कोई मदद करने वाला भी नहीं है, ये सब बैल कितने हंसी खुशी से उछल रहे हैं और हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं, ये लोग कुछ भी नहीं रहे हैं और कसाई दौड़ा रहा है उन्हें। इसके बाद दौड़ते दौड़ते गाय बैलों ने देखा कि एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। फिर गाय बैलों ने देखा कि अरे ये तो रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगता है और वो रास्ता उनके घर की तरफ जाता है। घर मतलब झूरी के घर की तरफ जाता है।
तो इसके बाद दोनों क्या करते हैं, बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। जब रास्ते को वो लोग पहचान लेते हैं तो घर की तरफ भागते हैं। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगता है और उनकी चाल और तेज होती जाती है। सारी थकान, दुर्बलता गायब हो जाती है और अपना ही हार आ गया, मतलब घर, अपना ही घर आ गया और उसी कुएं पर वो चला गया जहाँ जिस कुएं पर जाकर वो पानी पिया करता था। मोती ने कहा हमारा घर तो आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ और चलो हम लोग घर की तरफ भागेंगे। जब घर की तरफ भागे तो झूरी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। गांव के लोग भी प्रसन्न हुए, बच्चे भी प्रसन्न हुए और झूरी वहीं पर धूप में बैठा था और बारी बारी से सभी ने हीरा और मोती को गले लगा लिया। और इसके बाद दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ी तो झूरी ने कहा ये मेरे बैल हैं। तो दड़ियल बोलता है कि नहीं, मैं इसे नीलामी में से खरीद कर लाया हूँ, ये मेरे बैल हैं। तो झूरी बोलता है कि मैं इन्हें बेचूंगा नहीं। इसके बाद दोनों बैल क्या करते हैं, दड़ियल को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो झूरी की पत्नी होती है वो भी दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ये दोनों तो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। तो इन दोनों को चारा देती है, सब खाते हैं और कहती है कि अब दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार से झूरी अपने गाय बैलों को फिर से वापस रख लेता है और झूरी की पत्नी भी बहुत खुश होती है और दोनों हीरा मोती भी बहुत खुश होते हैं। सब एक साथ फिर रहने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये गाय बैलों की कहानी है। अब देखिए अंत में यहाँ पर हमने आपको हीरा और मोती की कहानी सुनाई। तो ये कहाँ पर शुरू हुई कि हम कैसे एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो ये हमको बताता है कि आज़ादी की लड़ाई की तरफ हम जा रहे हैं। मतलब ये हमको आज़ादी की लड़ाई की तरफ ये बताता है। यहाँ पर एक बात साफ तौर पर बताई गई है कि हीरा मोती की कहानी नहीं है, ये आज़ादी की कहानी से संबंधित है। यहाँ पर केवल हीरा मोती की ही कहानी नहीं बताई गई है, ये आज़ादी की कहानी से संबंधित है कि किस तरीके से हमारे क्रांतिकारी लड़ाई करते हैं और हमें जीत दिलाते हैं। ठीक है, इससे संबंधित है। कारागारों में बंद रहते हैं, संघर्ष करते हैं और अंत में आकर हमें अपना घर वापस मिल जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा अच्छे से समझ में आई होगी। आप सब इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और इसके PDF में प्रश्नोत्तर भेज दिया जाएगा। आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जिनके पास बुक कॉपी नहीं है वो लोग ले लेंगे ताकि वीडियो नोट्स जो जा रहा है वो समझ में आए और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।